लेंगे बीएससी पार्ट 1 लिक्विड स्टेट। प्रेजेंटिंग फ्लो इज लिक्विड स्टेट इंट्रोडक्शन, लिक्विड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड लिक्विड स्टेट एज अ मोल्टन स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है गैस के अणु निरंतर विचरण करते रहते हैं तथा तीव्र गति से हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं। इन अणुओं के मध्य कोई विशेष आकर्षण बल भी नहीं होते। इस प्रकार द्रवों के अणु भी लगातार विचरण करते रहते हैं और इनके मध्य आकर्षण के बल इतने ही होते हैं कि द्रव एक निश्चित आयतन में रह सके। क्रांतिक ताप और दाब पर द्रव और गैसीय अवस्था में भेद करना भी संभव नहीं है। इसलिए द्रव अवस्था गैसीय अवस्था का एक विस्तारित रूप माना जाता है और दोनों को तरल पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। आप सभी को पता है क्रिस्टलीय ठोसों में गैसों के विस्तृत गुण होते हैं, अर्थात ठोसों के गुण तथा आयतन एक व्यवस्थित रूप में स्थिर होते हैं। अर्थात ठोसों में अणु अथवा आयन एक व्यवस्थित रूप में स्थिर रहते हैं और इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। ठोसों के समान द्रवों में भी आकर्षण बल प्रबल होते हैं, परंतु इतने अधिक प्रबल नहीं होते कि अणु ठोस के समान व्यवस्थित हो सकें। फिर भी ठोस और द्रव में एक ताप होता है जिस पर दोनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। वह ताप ठोस का गलनांक और द्रव का हिमांक कहलाता है। इसी आधार पर द्रव अवस्था को ठोस अवस्था का एक विस्तारित रूप माना जाता है। द्रवों के गुणों में उनके निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर समझाया जा सकता है। नंबर 1, द्रव में अणुओं के मध्य यथाचित आकर्षण बल होते हैं। इन बलों की कोटि गैस में उपस्थित बलों से लगभग 10 गुना अधिक होती है। इन्हीं बलों के कारण द्रव में अणु दूर दूर नहीं जा पाते। ये बल इतने प्रबल भी नहीं होते कि अणुओं को बांध कर स्थिर अवस्था में रख सकें। इन आकर्षण बलों के कारण ही द्रव में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर आदि गुण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, द्रव के अणु निरंतर विचरण करते रहते हैं, परंतु इन अणुओं के विचरण के लिए स्थान बहुत ही कम होता है क्योंकि द्रवों का अधिक घनत्व और इनकम्प्रेसिबिलिटी आदि गुणों को समझाया जाता है। नंबर 3, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसों की तरह एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होती है। अतः ताप बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ती है तथा अणुओं के बीच आकर्षण बल घटते हैं। वेपर प्रेशर का ताप के साथ बढ़ना इस आधार पर समझाया जा सकता है। अब आता है लिक्विड स्टेट एज अ मोल्टन स्टेट। लिक्विड स्टेट को हम मोल्टन स्टेट भी कह सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि द्रव अवस्था को संघनित गैसीय अवस्था तथा गलित ठोस अवस्था दोनों माना जा सकता है, परंतु द्रव के गुणधर्म ठोस के गुणधर्मों से अधिक निकटता दर्शाते हैं। द्रवों एवं ठोसों के गुणों में समानता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी अर्थात घनत्व। पदार्थों के ठोस एवं द्रव अवस्था में घनत्व लगभग समान होते हैं, परंतु गैसीय अवस्था के घनत्व में अंतर अधिक होता है। उदाहरण के लिए जल का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एवं बर्फ का घनत्व 0.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व लगभग 0.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जल की जलवाष्प का घनत्व 0.0008 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन अर्थात गलन एवं वाष्पन की ऊष्माएं। 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए
आवश्यक ऊष्मा गलन की ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। गलन की ऊष्मा का मान वाष्पन की ऊष्मा की तुलना में बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ की गलन ऊष्मा मात्र 335 जूल है, जबकि जल की वाष्पन ऊष्मा 2260 जूल है। अतः ये स्पष्ट है कि जल और बर्फ की संरचनाओं में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। 4th कैरेक्टरिस्टिक्स हम अगर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की द्रव अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा का मान उसकी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा के मान के निकट होता है। उसकी गैसीय अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा का मान ठोस और द्रव दोनों ही अवस्थाओं से बहुत भिन्न होता है। अब हम लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस अर्थात अंतराण्विक अर्थात अंतर परमाणुविक दूरी। पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था के अणुओं और परमाणुओं के मध्य दूरियां अधिक नहीं होती, जबकि गैसीय अवस्था में ये दूरियां बहुत अधिक होती हैं। अगला हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिबिलिटी अर्थात संपीड्यता। जैसा कि हमने बताया कि ठोस और द्रव अवस्थाओं में अणुओं और परमाणुओं के मध्य दूरियां अधिक नहीं होती हैं, इसलिए द्रवों और ठोसों में संपीड्यता बहुत कम अर्थात नेग्लिजिबल होती है। इसलिए उसके आयतन पर दाब का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। गैसों में संपीड्यता अधिक होती है, इसलिए इसके आयतन पर दाब का प्रभाव बहुत अधिक होता है। अब आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं, अर्थात अगर हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड और गैसीय अवस्था की बात कहें, तो गैसीय अवस्था में जो है अंतरापरमाण्विक दूरी बहुत अधिक होती है, जबकि ठोस में अंतराण्विक दूरी बहुत कम पाई जाती है। द्रवों में अणुओं के मध्य दूरी गैसों की अपेक्षा बहुत कम परंतु ठोसों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ठोसों में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, जबकि गैसों में अवयवी कणों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। द्रवों में अवयवी कण बहुत अधिक व्यवस्थित तो नहीं होते, परंतु गैसों की अपेक्षा इसमें नियमितता होती है। अतः इस प्रकार ठोस, द्रव और गैसों में संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है, जो हम निम्नलिखित गुणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अर्थात वैन वाल फोर्सेस अत्यंत दुर्बल होते हैं, अतः अणुओं के मध्य दूरियां अधिक होती हैं। परिणाम स्वरूप गैसों के अणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होते हैं, इसलिए गैस के अणु में ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ठोस में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है तथा कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल अथवा आयनिक आकर्षण बल होते हैं। परिणाम स्वरूप कणों के मध्य खाली स्थान नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए ठोसों में अवयवी कण प्रत्येक प्रकार की गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठोसों में अवयवी कण अपनी मूल स्थिति के संदर्भ में केवल कंपन गति कर सकते हैं। द्रव की स्थिति ठोस और गैस से भिन्न होती है। द्रव के अणुओं के मध्य यथाचित आकर्षण बल होते हैं। इन बलों की कोटि गैस में उपस्थित आकर्षण बलों से लगभग 10 गुना अधिक होती है। ये बल इतने प्रबल भी नहीं होते कि द्रव के अणुओं को दृढ़ता से बांधे रख सकें। द्रव के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक परंतु गैसों की अपेक्षा कम होता है, इसलिए द्रव के अणु
कंपन गति और घूर्णन गति कर सकते हैं। थैंक यू।